हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज डिस्कस कर रहे हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले पार्टनरशिप के वीडियो का। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर इस वीडियो के एंड में पिछले वीडियो का लिंक पा सकते हैं। उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट पार्टनर्स और उनके आपस के रिलेशनशिप, उनको क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस चलाना चाहिए और उनका पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के साथ में कैसा राइट्स एंड ड्यूटीज होता है। ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनर्स की ड्यूटीज। ओके, सो उनके डायरेक्ट ड्यूटीज जो कि शुरू होता है सेक्शन 17 से। सो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, ये है सेक्शन 17। फर्म में कोई चेंज आने के बाद पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे स्टैब्लिश होती हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक जाना है वो ये है कि पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज कैसे स्टैब्लिश होती है। एक तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है जो बताता है कि पार्टनर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट पार्टनरशिप एक्ट जो है वो भी स्टैब्लिश करता है कि पार्टनर्स के लिए क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है लीगली। तो उसी तरीके से अब जब पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज आता है तब पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे चेंज हो जाती हैं, ये बताता है सेक्शन 17। तो कंसिस्टेंसी आफ्टर चेंज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सबसे पहले तो जो पार्टनर्स के जो बेसिक ड्यूटीज हैं जो हमने पार्टनरशिप एक्ट में देखा है, अपने पिछले वीडियोस में देखा है, वो तो सेम रहेंगे चाहे बिजनेस में जो भी चेंज आए। दूसरा आता है, इफ अ पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज बिजनेसेस आफ्टर टर्म्स एक्सपायर। अब हमने देखा है कि पार्टनरशिप जो है वो किसी फिक्स्ड टर्म के लिए भी बनाया जा सकता है या किसी फिक्स्ड काम को भी करने के लिए बनाया जा सकता है। तो अब वो टर्म खत्म हो गया पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ था, वो एक्सपायर करने के बाद पार्टनर्स की क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि ये पार्टनर्स की वही राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे जो पार्टनरशिप एक्सपायर करने के पहले, पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट था उसका टर्म खत्म होने के पहले जैसे उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज थी वो उसी तरीके से कंटिन्यू होंगी अगर टर्म एक्सपायर करने के बाद भी पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है और पार्टनरशिप एट विल की तरफ है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक राइट्स और ड्यूटीज जो पार्टनर्स की है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एक्ट वो तो सेम रहेंगी किसी भी सिचुएशन में, फॉर्म में चाहे जो भी चेंज आए। और दूसरा ये है कि अगर डिसोल्यूशन नहीं हुआ है फॉर्म का टाइम खत्म होने पे, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से जो टाइम है उसके हिसाब से जब टाइम एंड होने पे भी अगर पार्टनरशिप का बिजनेस एंड नहीं हुआ है, डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो पार्टनर्स के वही राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे जो पहले अग्रीमेंट के अंदर था। एडिशनल अंडरटेकिंग्स का मतलब है कि पार्टनरशिप जो बिजनेस करने के लिए बनाया गया था या जिन जिन कामों के लिए बनाया गया था उसके साथ में कुछ एडिशनल काम, कोई एडिशनल बिजनेस भी अगर कर रहा है तो वहां पे पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, जैसा उन लोगों ने अपने अग्रीमेंट में मेंशन किया है वैसा ही। मतलब ए और बी कामों को करने के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था, लेकिन पार्टनरशिप जब बिजनेस करना शुरू कर देता है तो वो सी और डी बिजनेस भी करना शुरू कर देता है। तो सी और डी में पार्टनर्स के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे, वो वैसे ही होंगे जैसा ए और बी के रिलेशन में था। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। उसके बाद हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी क्या है, ये यही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। कुछ भी एडिशनल बिजनेस, कोई भी एडिशनल काम जिसका कि मेंशन ओरिजिनल पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं किया गया है, वो जब बिजनेस करना या वो काम करना पार्टनरशिप शुरू करता है तो वहां पर पार्टनर्स की जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज है वो चेंज नहीं होती हैं अनटिल अनलेस जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाए और उसमें अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिफरेंट कर लें। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पार्टनर्स का क्या रोल होता है फर्म के रिलेशनशिप में। सो बेसिकली हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स के पास क्या राइट्स हैं और उनको किस तरीके से बिजनेस को चलाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये शुरू होता है सेक्शन 18 से। सेक्शन 18 कहता है पार्टनर्स जो है वो फर्म के एजेंट्स हैं। बिजनेस करने के लिए पार्टनर और फर्म के बीच में कैसा लीगल रिलेशनशिप है, एजेंट्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब जिसके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि एजेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है वही रिलेशनशिप सारे पार्टनर्स का होगा विथ द फर्म। ओके, नाउ व्हाट
आर द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट, वो आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के वीडियो में जाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ओके, तो पहले आई रिकमेंड कि आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले कि एजेंट्स का क्या क्या रोल है। ठीक है, एजेंट्स और प्रिंसिपल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, उनके रिलेशनशिप कैसा होता है, और उनके एक दूसरे के प्रति क्या राइट्स एंड ड्यूटीज, वो एक दूसरे के लिए लीगली क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के हिसाब से हर पार्टनर जो है, ईच पार्टनर, वो क्या है, वो फर्म का एजेंट है। ठीक है, फर्म के बिहाफ में एज एन एजेंट वो बिजनेस को करेगा, और ईच पार्टनर जो भी फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेगा, उसमें किसकी रोल होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, एबीसी फर्म है अगर, तो एबीसी फर्म का मतलब पार्टनर ए प्लस पार्टनर बी प्लस पार्टनर सी। तो पार्टनर ए कोई डिसीजन ले रहा है, तो बीइंग द एजेंट ऑफ द फर्म, उस डिसीजन में कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, पार्टनर ए प्लस पार्टनर बी प्लस पार्टनर सी, तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर ए बना रहा है अपने एबीसी फर्म के बिहाफ पे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है। फिर बात आता है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का, जो कि है सेक्शन 19। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या क्या है? इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है जो कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में अगर नहीं भी लिखा हो तो फिर भी पार्टनर्स के पास ये सब अथॉरिटीज है, ये सब पावर है उनके पास। क्या क्या है पार्टनर्स के पास? है इम्प्लाइड अथॉरिटी टू कंडक्ट यूजुअल बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है। पार्टनरशिप के बिहाफ पे जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को चलाते हैं, तो ये करने का उनके पास अथॉरिटी है बाय द पार्टनरशिप एक्ट। इसको अलग से पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई सच एज बिजनेस सबमिशन टू आर्बिट्रेशन और ओपनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी किस चीज की नहीं है सेक्शन 19 में? तो सेक्शन 19 के हिसाब से एक पार्टनर जो है वो किसी भी डिस्प्यूट को, पार्टनरशिप फर्म का कोई भी डिस्प्यूट है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, तो उसको लेके वो अपने मन से आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स के मर्जी की हामी की जरूरत होती है, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कंसेंट कहते हैं। और साथ में कोई बैंक अकाउंट खोलना है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए, तो वो एक अकेला एक पार्टनर वो डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है। ये सारे काम वो कब कर सकता है? जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में किसी पार्टनर को स्पेशली ये सब अथॉरिटी, ये सब पावर दिया गया हो, तभी कर सकता है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल. So, X, a partner in a firm of solicitors, borrows money and executes a promissory note in the name of the firm without authority. पार्टनर है एक X, किसका पार्टनर है? किस तरह के फर्म का? लॉयर्स के फर्म का पार्टनर, ठीक है, एडवोकेट्स के फर्म का पार्टनर है। अब वो क्या करता है? दूसरों से पैसे उधार लेता है और प्रॉमिसरी नोट भी अपने मन से बना देता है, जिसके लिए बाकी पार्टनर्स ने उसको अथॉरिटी नहीं दिया है। द अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल ऑन द नोट। तो ये पार्टनर एक्स जो पैसे उधार ले रहा है, मनी बोरो कर रहा है, उसमें बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस चीज की इम्प्लाइड अथॉरिटी उसके पास नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से भी नहीं है और पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से भी उसको पैसे बोरो करने की अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटी क्यों नहीं है? एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है क्योंकि उनके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है लॉयर्स का, एडवोकेट्स का, वहां पर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना या पैसे उधार लेना लोगों से, लॉयर लोगों से क्यों पैसे उधार लेगा बिजनेस के बिहाफ पे? लॉयर के बिजनेस का क्या काम है? कोई क्लाइंट आएगा, उसके केस को देखना। पैसे कौन पे करता है? क्लाइंट पे करता है। तो लॉयर क्यों लोगों से उधार लेता हुआ जाएगा? ठीक है, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए इम्प्लाइड अथॉरिटी यहाँ पर पार्टनर एक्स को नहीं है कि वो बिजनेस के बिहाफ पे अपने मन से लोगों से पैसे उधार ले और उसके बिहाफ में कोई ना कोई तरह का प्रॉमिसरी नोट बनाता रहे। सेक्शन 22 के हिसाब से कोई भी पार्टनर किस तरीके से ये डिसीजन लेगा या किस तरीके से किसी भी काम को करेगा फर्म के बिहाफ पे जब वो बिजनेस कर रहा है, कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें पूरा का पूरा फर्म बाइंड हो। तो उसके लिए सेक्शन 22 कहता है कि एक्ट और इंस्ट्रूमेंट्स बाइंडिंग द फर्म मस्ट बी डन इन द फर्म्स नेम। मतलब कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तो वो किसके नाम पे बनाना है? फर्म के नाम पे बनाना है। कोई प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया जा रहा है या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है तो वो किसके नाम पे बनाना है?
वो फर्म के नाम पे बनाना है। अब अभी के ज़माने में हम लोग किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील करते नहीं हैं प्रैक्टिकली, चेक्स को छोड़कर जनरली आप कहीं पर भी नहीं देखोगे कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग होती है। हम पेमेंट कैसे होता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई भी ऑनलाइन पेमेंट, या लेट्स गो बाय सबसे जो अभी का यूनिक पेमेंट मेथड है, दैट इज यूपीआई। तो यूपीआई अगर करना है फॉर्म के लिए, अगर बिजनेस करने में अगर किसी को यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है, तो वो पार्टनर कैसे करेगा? वो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा वो फर्म के बिहाफ पर होगा, वो पार्टनर के पर्सनल अकाउंट की जगह पर फर्म के बिहाफ में जो अकाउंट बना होगा उससे होना चाहिए। तब ये माना जाएगा कि पूरा फर्म जो है उस डिसीजन में या उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस पेमेंट में बाउंड है। इसके बाद इमरजेंसी में क्या अथॉरिटी है पार्टनर पर? अभी जो हमने देखा, जो भी पावर्स है, जो राइट्स है पार्टनर के पास, वो नॉर्मल सिचुएशन का है। अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, तब पार्टनर क्या करेगा? कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है जहां पे इम्प्लाइड अथॉरिटी उसको पार्टनरशिप एक्ट भी नहीं देता है वैसा कोई डिसीजन लेने का, और ना ही उसके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा कोई डिसीजन लेने के बारे में अथॉरिटी दिया गया है। तो उस सिचुएशन में पार्टनर क्या करेगा? तो वैसे सिचुएशन में फर्म के बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए, या फर्म को किसी भी तरह का नुकसान होने से बचाने के लिए, पार्टनर को जो भी करना चाहिए, जो भी जरूरी हो उस सिचुएशन में करना, वो सारी चीजें पार्टनर कर सकता है। ये अथॉरिटी पार्टनरशिप एक्ट देता है हर पार्टनर को ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सो लेट्स से पार्टनरशिप का जो ऑफिस है वहां पर आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, ठीक है। अब उस आग को तुरंत बुझाने के लिए, फायर फाइटर्स को बुलाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, पानी लाने के लिए, इस सब में जो भी डिसीजंस लेने की जरूरत है, उस उसके बारे में पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, डजेंट मैटर। पार्टनरशिप एक्ट ये परमिशन देता है कि पार्टनर इमरजेंसी के सिचुएशन में जो भी जरूरी हो उस इमरजेंसी से निपटने के लिए वो सारे डिसीजंस ले सकता है। और इस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर, जो भी गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब फर्म के फायदे के लिए, फर्म को नुकसान से बचाने के लिए पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया होगा, वो सारे डिसीजन से जो फर्म है वो बाइंड है, वो बाउंड है। वो ये नहीं कह सकता है कि ये तो इमरजेंसी में जरूरी नहीं था, पार्टनर ने खुद से डिसीजन ले लिया, इसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अगर फर्म के लिए वो, फर्म को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था, तो सारे के सारे पार्टनर्स उसमें इक्वली बाउंड होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आग लगने के टाइम पे लोगों को बुलाने का खर्च, पानी को बुलाने का, पानी को लाने का खर्च, फायर एक्सटिंग्विशर का खर्च, फायर फाइटर्स को बुलाने का खर्च, जो भी खर्च आया, वो सारी चीजों में सिर्फ वो पार्टनर लायबल नहीं होगा जिसने इन लोगों को बुलाया, बल्कि सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल हो। पार्टनर की अथॉरिटी को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है? तो पार्टनर की जो अथॉरिटी है, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है उसको भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के द्वारा कुछ लिख कर या कुछ एक्सक्लूड करके उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है कि पार्टनर्स के पास इन इन कामों को करने की अथॉरिटी होगी, इन सारे कामों को करने की अथॉरिटी नहीं होगी। और थर्ड पार्टीज, जो भी बाहर वाले लोग जो फर्म के पार्टनर्स नहीं है, वो जब फर्म के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो उनको इस रेस्ट्रिक्शंस पे ध्यान देना चाहिए कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर को क्या करने की अथॉरिटी देता है और क्या नहीं करने के लिए बोल रहा है, और उसके हिसाब से ही किसी भी थर्ड पर्सन को पार्टनरशिप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। ए अ पार्टनर बोरोज बी। ए एक पार्टनर है, वो बी थर्ड पार्टी से 1000 रुपीज बोरो करता है फर्म के नाम पर, लेकिन पैसे उधार लेने की अथॉरिटी ए एज अ पार्टनर को नहीं है। और उससे क्या करता है, पैसे उधार लेकर वो अपना जो पर्सनल उसका डेट्स होता है उसको पे कर देता है। सॉरी, पर्सनल डेट पे नहीं करता है, फर्म का जो डेट होता है उसको पे कर देता है। सो हियर द फैक्ट दैट द फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड डेट सजेस्ट दैट इट इज अ ट्रेडिंग फर्म एंड सच इट इज विद इन द implied authority of A to borrow money for the business of the firm. This implied authority, as you have noticed, may be restricted by an agreement between him and other partners. Now, if B, the lender, is unaware of his restriction imposed on A, the firm will be liable to repay the money to B. On the contrary, B's awareness to his restriction will absolve the firm of its liability to repay the amount to B. इस एग्जाम्पल की क्या मतलब है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ए एक पार्टनर है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पैसे उधार नहीं लेगा, ठीक है।
अब ए क्या करता है, फिर भी बी से पैसे उधार ले लेता है। अब पैसे उधार ले रहा है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब बी को, और ए जो बी से पैसे लेता है 1000 रुपीज, उससे वो कोई पर्सनल काम नहीं करता है, फर्म का जो डेट्स रहता है उसको पे ऑफ कर देता है, उसको चुका देता है। अब बी को जब पैसे चाहिए तो क्या सिर्फ उसमें ए लायबल होगा या पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा? तो इस सिचुएशन में बी को अगर पता था, बी ने पार्टनरशिप अग्रीमेंट पढ़ा था और उसको पता था कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है फर्म के बिहाफ पे पैसे उधार लेने का, तो बी को पैसे पूरा का पूरा फर्म को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ए अपने पर्सनल पैसे में से बी को, जो उसने लोन लिया था 1000 रुपए, वो वापस करेगा। लेकिन बी को अगर नहीं पता था कि ऐसा कोई क्लॉज है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जहां पर पार्टनर्स के पास अथॉरिटी नहीं है पैसे उधार लेने की, ये बात अगर बी को नहीं पता थी, उस सिचुएशन में बी को 1000 रुपए वापस करने के लिए जो फर्म है, पूरा पार्टनरशिप फर्म, वो सभी पार्टनर्स लायबल होंगे, सिर्फ ए अकेला लायबल नहीं होगा। सो प्लीज बी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। दो सिचुएशन है, जब थर्ड पार्टी को पता हो कि पार्टनर के पास क्या अथॉरिटी है, नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, और जब थर्ड पार्टी को नहीं पता हो कि पार्टनर के पास क्या अथॉरिटी है या नहीं है, तब क्या होगा। अब हम इस सिचुएशन पे आते हैं कि पार्टनरशिप में अगर कोई नया पार्टनर इंक्लूड हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप पहले से एग्जिस्ट करता है और उसमें किसी नए पार्टनर को लाया जा रहा है, तो उसका क्या सिचुएशन होगा, उसकी लीगैलिटीज क्या होगी। ये है सेक्शन 23। पार्टनर्स कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। ठीक है, किसी नए पार्टनर को लाया जा सकता है, ये अलाउड है। एडमिशंस बाइंड द फर्म विद इन द पार्टनर्स अथॉरिटी एंड ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। तो जनरल रूल ये कहता है कि जिस दिन से नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, उस दिन के बाद से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है फर्म के बिहाफ में, उसमें वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पार्टनर की तरह लायबल होगा, जैसा कि उसके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो भी मेंशन रहेगा उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी होगी, इन एडिशन टू जो भी उसकी लायबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप में कोई नया पर्सन अगर आ रहा है एज अ पार्टनर, तो उसकी लायबिलिटी कब से शुरू होती है? जिस दिन से वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है, उस दिन से उसके एक्ट के लिए फर्म लायबल होगा, और वो फर्म के बिहाफ में एक ऑर्डिनरी नॉर्मल पार्टनर की तरह डिसीजंस ले सकता है बिजनेस करने के लिए। अब इसके साथ में एक और चीज आता है कि क्या जो ट्रांजैक्शंस उसके ज्वाइन करने के डेट के पहले हो चुके हैं, क्या उसमें भी वो लायबल होगा या नहीं होगा। तो ये देखने के पहले पहले ये एग्जांपल देखते हैं। So X and Y are partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle bikes. X और Y मोटरसाइकिल बेचने वाले, एक मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले एक फर्म के पार्टनर्स हैं। अब Z क्या करता है, वो स्पेयर पार्ट खरीदता है अपने यामाहा मोटरसाइकिल के लिए, और X उसको बोलता है कि ये जो पार्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके यामाहा मोटरसाइकिल के लिए सूटेबल है। अब Y को पता नहीं है कि उसके एक्स ने जेड को क्या बेचा है, क्या नहीं बेचा है। फिर बाद में पता चलता है कि एक्स ने जो पार्ट्स जेड को बेचे थे वो उसके यामाहा मोटरसाइकिल के लिए सूटेबल नहीं थे, और उसका मोटरसाइकिल अब डैमेज हो गया। तो इसमें जेड ने जो गलती की है, सॉरी, जेड को जो नुकसान हुआ है एक्स की गलती की वजह से, उसमें एक्स और वाई दोनों इक्वली लायबल हो। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि ये पूरा सिचुएशन है, ठीक है, जो भी अपने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पर लेट्स से एक और पार्टनर एक्स और वाई के साथ में ए ये ज्वाइन करता है। जेड को तो लॉस हो गया था, और एक्स और वाई को जो मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। अभी अभी भरपाई नहीं किया गया, उस टाइम पर एक नया पार्टनर ए इस स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को ज्वाइन करता है। अब क्या ए की भी लाइबिलिटी है जेड को उसके मोटरसाइकिल में जो डैमेज हुआ था उसके लिए पे करने को? ये यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर नहीं पता है तो अभी आगे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो जो मैंने आपको बताया उस सिचुएशन में जो ए है वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने जो देखा पिछले सेक्शन में, सेक्शन 23 में, उसके हिसाब से ए की लायबिलिटी किस दिन से शुरू हो रही है? जिस दिन से उसने फर्म को ज्वाइन किया है। और जेड के मोटरसाइकिल को डैमेज कब हुआ था? ए के फर्म को ज्वाइन करने से पहले। तो ए उसमें लायबल नहीं है। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ए लायबल हो सकता है पास्ट जो भी हुआ है उस पार्टनरशिप में, पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें, उसके ज्वाइनिंग डेट के पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें क्या वो लायबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो वैसे सिचुएशन में
जेड अगर चाहे तो वो एक्सप्रेसली पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, जेड नहीं सॉरी ए जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है वो अगर चाहे तो वो एक्सप्रेसली पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये मेंशन करवा सकता है कि मैं इस डेट से या जब से पार्टनरशिप शुरू हुआ है तब से मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लायबल रहूंगा या नए कॉन्ट्रैक्ट्स में लायबल रहूंगा, उस वो जो लायबिलिटी चाहता है वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशन करवा सकता है। और उस डेट से जो भी उसने मेंशन करवाया पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कि कब से वो लायबिलिटी लेना चाहता है, उस डेट से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वहां पर वो ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा। अब देखते हैं किसी थर्ड पार्टी को अगर कोई नोटिस देना हो पार्टनरशिप को तो वो कैसे लीगली वैलिड होता है, ये बताता है सेक्शन 24। तो किसी एक्टिंग पार्टनर को, मतलब जो एक्टिव पार्टनर है बिजनेस में, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे हैं, तो उसमें जो एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, बिजनेस को चलाता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फर्म के बिहाफ पे बनाता है जनरली, वैसे पार्टनर को अगर नोटिस दे दिया गया है, उसको पर्सनली भी अगर किसी ने नोटिस भेज दिया है किसी भी चीज का, तो ये माना जाता है कि पूरे के पूरे फर्म को नोटिस मिल गया है। अब नोटिस का मतलब क्या, सिर्फ हम रिटन नोटिस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसे किसी थर्ड पर्सन का हम लोग फिर से उस मोटरसाइकिल वाले कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाते हैं, ठीक है? तो जब जेड के मोटरसाइकिल में खराबी आई, ओके, जेड ने पार्ट्स किससे खरीदा था? एक्स से खरीदा था, वाई को पता नहीं था उसके बारे में। अब जेड के बाइक में खराबी आई और वो जब दुकान पे गया तो एक्स नहीं था, वाई प्रेजेंट था, ठीक है? उसने वाई को बताया कि मैं आपकी दुकान से स्पेयर पार्ट लेकर गया था जिसकी वजह से मेरा बाइक जो है वो अब डैमेज हो चुका है। तो क्या वाई को इंफॉर्मेशन देना इज इक्विवेलेंट टू गिविंग इंफॉर्मेशन टू द फर्म? क्या उस इंफॉर्मेशन से पूरा फर्म बाउंड है? तो यस, इसी चीज को हम नोटिस कह रहे हैं। वाई भी एक्टिव पार्टनर है, बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, तो वाई को नोटिस देना इज इक्विवेलेंट टू गिविंग नोटिस टू द फर्म। अब फर्म की लाइबिलिटी है कि उस डैमेज जो जेड के बाइक को हुआ है गलत पार्ट्स बेचने की वजह से, उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना, डैमेजेस पे करना, वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है अगर एक्टिंग पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है वो कोई फ्रॉड अगर कर रहा है तो ये नहीं माना जाता है कि उसका नोटिस पूरे के पूरे फर्म को है। और नोटिस कैसा होना चाहिए? हम किस तरह के इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअल होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर को डायरेक्टली मिलना चाहिए और फर्म के अफेयर्स के बारे में होना चाहिए, फर्म के बिजनेस के बारे में होना चाहिए। ओके, तो एक पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को अगर बता दिया गया तो ये डीम किया जाता है कि पूरे फर्म को पता है, सारे पार्टनर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, ठीक है? तो जेड जाकर, अब लेट्स से एक्स और वाई कुछ नहीं कर रहे हैं, जेड के बाइक को डैमेज हुआ और जेड इंतजार कर रहा है कि उसके बाइक को एक्स और वाई ठीक करके देंगे, और एक्स और वाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं जेड के कंप्लेंट का। जेड क्या करेगा? कोर्ट में जाकर एक्स और वाई जो फर्म है उसको सू करेगा। अब फर्म जब सू करता है तो एक्स ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, जेड ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है। तो जेड क्या कह सकता है कि वाई बीइंग एन एक्टिव पार्टनर, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया था, विच इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इक्विवेलेंट टू गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द फर्म। तो जब इन्फॉर्मेशन मैंने वाई को दे दिया, मतलब पूरे फर्म को इन्फॉर्मेशन पता चल गया है और उनको मेरे कंप्लेंट पर एक्ट करना चाहिए था, मेरे बाइक को ठीक करवा कर देना चाहिए था। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।